नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा सेशन नंबर 93 और देखते ही देखते हम 100 सेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एफएओ द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020। हर साल ये रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट है, हर साल पेश होती है। इसमें बताया जाता है, कुछ इश्यूज को लेकर डिस्कस किया जाता है और उससे रिलेटेड कि किस तरीके से वेरियस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, सही करें, ताकि हम एक बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इस अपने एनवायरनमेंट को, इस अपने अर्थ को, इस अपने इकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से हम आगे कंटिन्यू कर सकें विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग ऑल्सो, राइट। तो बात करते हैं आज इसी रिपोर्ट पर। क्या है इस रिपोर्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि थोड़े से ही समय में आपको पूरी रिपोर्ट की पूरी जानकारी हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ ग्राफ्स भी देखेंगे, कुछ चार्ट्स भी देखेंगे समझने के लिए, क्योंकि अगर रिपोर्ट है तो उसमें चार्ट तो होना जरूरी है। बिना चार्ट के तो कोई रिपोर्ट बनती ही नहीं, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये वो रिपोर्ट का पहला पन्ना है, द फूड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो इस बार का जो इन्होंने इशू उठाया है वो एग्रीकल्चर में वाटर रिलेटेड जो भी सारे प्रॉब्लम्स है, वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है, वाटर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन भी एक अलग से फैक्टर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उन सबको हम देखते हैं। आइए सबसे पहला बिंदु हम देखें कि एफएओ ने अपनी पहली रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस हिज न्यू रिपोर्ट, नॉट पहली, नई रिपोर्ट को पब्लिश किया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रॉब्लम्स ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी, राइट। अब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, सबको मालूम है। पहले एमडीजी थे, फिर एसडीजी थे। आपके लिए पहला सवाल कि एमडीजी कितने थे और एसडीजी अभी कितने हैं, और एसडीजी का टारगेट ईयर क्या है, कि कब तक हम एसडीजी के जो टारगेट्स है वो बाद में कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो इस पे हमारी पूरी बातचीत है। तो जो जीरो हंगर है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो भी एक टारगेट है। अब जो ये जीरो हंगर जो टारगेट है ये अभी तक अचीव तो हुआ नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक अचीव नहीं हो पाया, लोग अभी भी भूख से मर रहे हैं। और इसमें एक वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है इसने और तड़का लगा दिया है कि जो रेन वाटर है और फ्रेश वाटर है, इन्हीं दो तरीके की वाटर पे जो आपकी एग्रीकल्चर है वो आगे डोमिनेट करेगी, या आइदर फ्रॉम रेन वाटर और आइदर फ्रॉम फ्रेश वाटर। रेन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। कैसे कम हो गई है आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है उसमें फ्रेश वाटर कितना यूज होता है, वर्ल्ड का 70% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर में यूज होता है। मतलब एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द जो वाटर यूज किया जा रहा है वो कहां से यूज किया जा रहा है, फ्रेश वाटर से यूज किया जा रहा है। अब आप ये सोचिए, नीचे एक्वाइफर्स बने हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन सालों दर साल बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू होता चला आ रहा है। अब इसमें क्या होता है कि पानी की बहुत भारी समस्या हो जाती है। वर्ल्ड पे भी नहीं, भारत में भी अगर हम देख लें तो काफी सारे राज्य जो हैं वो बिल्कुल हाईली वाटर स्ट्रेस्ड है। और नीति आयोग की तो रिपोर्ट का भी यही कहना है कि 2020 के बाद तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल पीक करेगी, यानी आने वाली गर्मियों में तो इस प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा आप देखोगे। जो आने वाली जो अपकमिंग 2021 की जो गर्मियां होंगी उसमें ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल दिखाई देंगी कि नीचे से वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जा रहा है, बारिश उतने हिसाब से होने रही है। और एग्रीकल्चर में ज्यादातर डोमिनेट कौन कर रहा है, फ्रेश वाटर कर रहा है 70% तक। अब 11% जो रेनफेड क्रॉपलैंड है, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जहां पर बारिश की वजह से वो चल रहे हैं, तो उनमें जो है वो लैंड जहां पे रेनफेड क्रॉप्स हैं वो उसमें से 11% जो लैंड है वो ड्रॉट का शिकार हो जाते हैं। मतलब वहां बारिश नहीं हो पाती, एल नीनो, ला नीना इफेक्ट वगैरह। 14% पास्चर लैंड जो है वो ड्रॉट का शिकार हो रहे हैं, और 60% इरिगेटेड लैंड जो है वो बिल्कुल हाईली वाटर स्ट्रेस्ड है। तो अब अगर ये प्रॉब्लम होगी तो किसान किसानी में कैसे रहेगा, वो पलायन करने की कोशिश करेगा, वो स्विच करने की कोशिश करेगा एग्रीकल्चर से। और अगर वो स्विच करेगा तो वो किस तरफ जाएगा, वो या तो इंडस्ट्री की तरफ जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा, राइट। अब स्किल है नहीं तो इंडस्ट्रीज उनको एब्जॉर्ब करेंगी नहीं, सर्विसेज के लिए भी उनके लिए वो है नहीं, तो बाद में जो बचता है वो क्या, लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें वो अपने आप को झोंकेगा। और फिर ये सारे जो माइग्रेंट्स इशू जो हमने देखे अभी पिछले कुछ ही महीनों में, फिर वो हमेशा वो चीजें उत्पन्न होती रहेंगी, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम रिलेट करते हुए चलती हैं। समझ में आ रहा है कि कैसे आप कनेक्टिंग द डॉट्स करें कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही ये प्रॉब्लम नहीं है, वाटर प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी है, साथ ही साथ जॉब प्रॉब्लम भी है। क्योंकि लोग यहाँ से फिर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि उनको खाना तो खाना ही है। स्विच करेंगे तो वो इंडस्ट्रीज में नहीं जा सकते क्योंकि स्किल नहीं है, सर्विसेज में काम नहीं कर सकते क्योंकि स्किल नहीं है। तो वो काम कहाँ करेंगे, वो काम करेंगे लेबर सेक्टर्स में। लेबर सेक्टर्स में काम करेंगे तो फिर वहां पे कुछ सुनिश्चित नहीं है, इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी बहुत ज्यादा है। तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें फिर
माइग्रेंट्स इशू जो भी होगा, जैसे ऐसे पैंडेमिक या फिर ऐसे बहुत सारी एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जब आएंगे तो फिर हमें ये सब चीजें देखने को काफी मिलेंगी, राइट। अब स्टिल जो है 1.2 बिलियन पीपल आर हाईली वाटर स्ट्रेस्ड, मतलब 120 करोड़ अभी जो विश्व की जनसंख्या चल रही है वो अराउंड 710 या 700 करोड़ के आसपास चल रही है। अब 120 करोड़ लोग अभी भी जो हैं वो बिल्कुल ही पानी से जूझ रहे हैं। पॉपुलेशन इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है, इन्होंने जो सॉल्यूशंस सुझाए हैं उन सॉल्यूशंस पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले ये चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट क्या कहना चाह रहा है? ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो पहले इसकी हेडिंग पढ़िए। चार्ट की सबसे पहले हेडिंग पढ़ी जाती है पर कैपिटा रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बाय रीजन 1997-2017, यानी कि ये 20 सालों का लेखा जोखा दे रहा है पर कैपिटा रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो रिन्यू किए जा सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो एरिया है, एक्स एक्सिस को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया है, ईस्टर्न एंड सदर्न एशिया है, यूरोप है, उसके बाद लैटिन एंड कैरिबियन है, नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ओशिनिया है। ओशिनिया में तो बिल्कुल आपको डंडे बड़े दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पूरा पानी वाला ही इलाका है। साउथ एशिया है, उसके बाद फिर सब सहारन अफ्रीकन है, राइट। हम लोग कहाँ पे आएंगे? इंडिया आएगी साउथ ईस्ट एशिया में, हम आएंगे साउथ ईस्टर्न एशिया में, राइट। तो 1997 में अगर आप देखें तो ग्राफ जो है वो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है कि ड्रॉप हमेशा दिखाई दिया है, राइट। ड्रॉप हमेशा दिखाई दे रहा है, ये बात पक्की है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते थे उनको भी रिन्यू नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत ही गलत है। अगर कोई रिसोर्स है, वाटर, फ्रेश वाटर का रिसोर्स है जो रिन्यू करना चाहिए, तो वो भी रिन्यू नहीं किया जा रहा है। अगर आप वाई एक्सिस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे टोटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर कैपिटा पर मीटर क्यूब पर ईयर, राइट। तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो ये ग्राफ भी थोड़ा सा मतलब एक वरीसम ग्राफ है, काफी मतलब चिंताजनक ग्राफ है ये, जो बता रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो हो नहीं रही है, वो बल्कि साल दर साल या तो मेंटेन है लगभग या फिर नीचे ही जा रही है, राइट। इवन ओशनिया को देख लीजिए आप, ओशनिया में कितना नीचे जा चुका है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन जो रिपोर्ट में सुझाए गए हैं, जो उनकी टीम ने बना के सुझाया है कि वाटर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ये एक नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो अब इख्तियार करनी होगी सभी देशों के गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकर्स को इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, वाटर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसके बाद आप एक ऐसे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को कंबाइन कीजिए जो आपके एग्रोनॉमिक मेथड्स के साथ मिलता जुलता हो और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने पे मजबूर करे एग्रीकल्चर को, राइट। इस तरीके का मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई रेन फेड इलाका है, तो रेन फेड इलाके में अगर आपको वाटर मैनेजमेंट करनी है तो वहां पर आपको वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इरिगेटेड लैंड पे करना है तो आपको इरिगेशन सिस्टम्स जो हैं उनको दुरुस्त करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे। कुछ और सॉल्यूशंस भी हैं इस रिपोर्ट में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसी रिपोर्ट से मैं उठा के लेके आया हूं कि वाटर शॉर्टेज एंड स्कैसिटी ये तो प्रॉब्लम है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजी को आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अब आने वाले समय में हर चीज में आ रहा है, लोगों तक में टेक्नोलॉजी आ रही है। इवन जो सब्जी वाले हैं ना, वो भी आजकल पूरा माइक सेट लगा के सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, वो चिल्लाते भी नहीं है, पहले चिल्लाया करते थे। तो कह रहे हैं एनर्जी क्यों लगानी, वो एक माइक लाउड स्पीकर लगा देते हैं और फिर उसी के थ्रू बोलते रहते हैं सब्जी ले लो, सब्जी। तो मतलब इतने लो लेवल पे भी लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इस एग्जांपल को देने का मतलब मेरा था कि टेक्नोलॉजी हमारे अब लाइफ में बिल्कुल एक पार्ट हिस्सा बन चुका है। टेक्नोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क, इस पे बात की जाएगी। उसके बाद पॉलिसी एनवायरनमेंट। अब ये इंस्टीट्यूशनल से मुझे याद आया कि भारत की अगर आप ऐतिहासिक एग्रीकल्चर का अगर इवोल्यूशन अगर आप ऐतिहासिक तौर पे देखें तो पहले जब पंडित नेहरू थे, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इशू था। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल रूप ही इख्तियार किया था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ही उन्होंने सोचा था कि हम इसी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तहत ही आगे बढ़ेंगे, जो कि कई हद तक कुछ आने वाले वर्षों में फेल रहा। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर उन्होंने अप्रोच चेंज किया, उस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, हम उसी पे बात करेंगे। उसके बाद आपको पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ ये कुछ वाटर मैनेजमेंट प्रोसेस एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, राइट। अब बात करते हैं एफएओ की। ये सारी बात रिपोर्ट की तो हो गई। अब एफएओ क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशन, इंट्रोडक्शन एफएओ का। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। किसकी एजेंसी है? तो यूएन की एजेंसी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसकी एजेंसी है? यूएन की एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम और इटली में।
और इंडिया क्या इसका मेंबर है? यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल कितने मेंबर है? 197 मेंबर्स है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये था मेरी तरफ से आज इस लेक्चर में स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में, जानेंगे अगले सेशन में कि क्या है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉलिसीज इन इंडिया। फार्मर की इनकम क्यों लो रही? सरकार अगर ये बिल लेके आई है जिसपे आज बहुत प्रतिरोध हो रहा है, बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार ये 3 बिल एक साथ क्यों पारित किया, सरकार ने 3 बिल क्यों लेके आई, क्या जरूरत थी सरकार को ऐसे बिल्स को लाने की। कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारना चाहेगा, उनको भी अंदेशा होगा कि इससे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ये बिल लेके आई। क्यों लेके आई, उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। साथ ही साथ क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड था इस बिल को लाना, ये भी जानेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे भारत की एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉलिसीज का। फार्मर के इनकम लो क्यों है इसको भी देखेंगे। परपेचुअल फार्मर डिस्ट्रेस क्या होता है इसको भी समझेंगे। अगले वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो रहेगा आपके लिए, सो प्लीज बने रहे मेरे साथ। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। सेशन को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और एक पॉजिटिव कमेंट करना ना भूले। तो करके दिखाएंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।